हेलो। अगर ये वीडियो स्किप की तो बहुत पछताओगे क्योंकि ये इतनी बेहतरीन और इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ। और बिलीव अगर आपको नहीं है आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, तो सिर्फ जो है मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्या आपको इनके आंसर पता है कि जो आर्टिकल 2 है वो किससे डील करता है? और आर्टिकल 21 ए किससे डील करता है और आर्टिकल 45? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर तुरंत जो है आप लिख लें। राइट। और स्किप करनी है तो कुछ टाइम के बाद आपको ये वीडियो ढूंढनी ही पड़ेगी, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने सीरियसली जो है प्रिपरेशन करनी है तो इस वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है? तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है आज का हमारा आर्टिकल्स 1 टू आर्टिकल 51, 1 से 51 तक। जिसमें जो है मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा है कि जो आर्टिकल 1 टू 4 है इसमें ज़िक्र है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। आर्टिकल 5 टू 11 सिटीजनशिप, आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स, एंड आर्टिकल 36 टू 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं चिंता ना करें, आप भी देखें क्योंकि बाइलिंगुअल में मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और जितनी भी मेरी वीडियोस होती है वो बाइलिंगुअल होती है। तो जो आर्टिकल 1 है ये क्या डील करता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो आर्टिकल 1 में क्या दर्शाया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये यूनियन टेरिटरी, सिटीज़नशिप इत्यादि है, एमसीक्यू फॉर्म में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उन्हें भी आप ज़रूर देखें। ठीक है? और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हैं। आप मेरे इस चैनल में सब्सक्राइब करें और सीक्वेंस वाइज़ इन वीडियोज़ को फॉलो करें। तो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 क्या है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मानो कभी जो है कहीं से जो हमारा देश है किसी की टेरिटरी एक्वायर करता है बैटल में, वॉर वगैरह में, तो उससे वो क्या है हमारे उसमें से हम जो है क्या है न्यू स्टेट बना सकते हैं। तो वो किस अकॉर्डिंग बनेगा? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग, राइट। और फिर है आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज। तो नए राज्यों का गठन एवं सीमाओं में परिवर्तन। तो जो आर्टिकल 3 है ये इस तरह से है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ बना था, आपका उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, यानी कि जो बड़े स्टेट्स हैं उनको अल्टरेशन करके न्यू स्टेट्स को फॉर्म करना, न्यू स्टेट की फॉर्मेशन, ये आर्टिकल 3 में है। ठीक है? फिर है आर्टिकल 4 लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या नाम स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। तो 2 और 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, वो किस में आते हैं? आर्टिकल 4 में। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन भी ये बन सकता है पेपर में। फिर है आर्टिकल 5। 5 बताता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय से जो है सिटीजनशिप की मान्यता। सिटीजनशिप के बारे में बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने अपलोड की है, उसे भी आप देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या है, मुझे लगता है आप ज़रूर देखें, एमसीक्यू फॉर्म में मैंने वो वीडियोस बनाई है। फिर है आर्टिकल 6 सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, यानी आर्टिकल 6 बताता है पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता, राइट, माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी इंडिया से जो माइग्रेट होकर के पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों की नागरिकता। फिर है आपका आर्टिकल 8। ये बताता है सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस अब्रॉड, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9 वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, यानी किसी ने विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता क्या होगी उसकी, यानी वॉलेंट्री एक्विजिशन। किसी इंडियन ने अगर वॉलेंट्री रूप से फॉरेन की सिटीजनशिप जो है एक्वायर की है तो उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो ऑटोमेटिक जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये है आर्टिकल 9 में। ठीक। फिर है
आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जो सिटीजन्स है उनके जो राइट्स है, क्या राइट्स है उनको कंटिन्यू रखना, वो है आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप, तो जो 11 है ये बताता है कि जो सिटीजनशिप है इसको रेगुलेट करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, वो है पार्लियामेंट के पास, किसके पास, संसद के पास, राइट। आर्टिकल 11। फिर है आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस में बताया है, आर्टिकल 12 में, राइट। सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। और आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिए, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। यानी लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कानून बनता है तो वो कानून नहीं माना जाएगा। तो ये किसमें, आर्टिकल 13। फिर आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी बराबर, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का निषेध, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में अवसर की समानता। तो उसमें जो है, जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 16 में है। तो आप इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट याद रख सकते हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत, हमें छुआछूत नहीं करनी चाहिए। फिर है आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18। और आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स फ्रीडम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप ध्यान दें, इसमें सिक्स फ्रीडम के बारे में मेंशन किया गया है, किसमें, आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 गारंटीज सिक्स फ्रीडम्स टू इंडियन सिटीजन्स, और दीज फ्रीडम जो है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी सर्वे सर्वा नहीं है। मानो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी को गाली इत्यादि नहीं दे सकते, किसी से बदतमीजी करने का हमको अधिकार नहीं है, या किसी को गाली देने का हमें कोई राइट नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो आर्टिकल 19 के अंडर सिक्स जो फ्रीडम्स है, ये क्या है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, ये आपने याद रखना है। तो ये सिक्स कौन कौन से हैं, तो 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की आज़ादी, 19(1) का बी। तो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, जैसे प्रोटेस्ट इत्यादि करते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें आर्म्स रखने की जो है परमिशन नहीं होती। फिर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी, इसमें है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संघ बनाने की, यूनियन बनाने की और सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, 19(c). 19(1)(d) फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी, इसमें है 19(1)(d). फिर है 19(1)(e) फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 19(1)(e) क्या बोलता है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने, बसने की स्वतंत्रता। 19(1)(g) फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। 19(1)(g) आप याद रखें, यानी कि आप जो है कोई भी ऑक्यूपेशन और कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, राइट। फिर है आपका कोई भी पेशा अपनाने अथवा व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(g) में है। और जो आर्टिकल 19 है, इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया नॉट टू फॉरनर्स, ये फॉरनर्स के लिए नहीं है कि भाई यहाँ पर आए प्रोटेस्ट करें या कुछ और करे, यहाँ पर आए तो अपनी मन मर्जी से आज आए और कल यहाँ पर जो है अपना जो है मकान बना दिया, तो ऐसे फ्रीडम नहीं है। किसको,
फॉरेनर्स को। तो आपने याद रखना है जो आर्टिकल 19 में 6 जो राइट्स दिए हैं वो जो है दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स, और एक चीज़ फिर से याद रखनी है, और दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट। फिर है ओरिजिनली क्या था कि आर्टिकल 19 1F, इसीलिए मैंने बताया था कि भाई इस वीडियो को स्किप करेंगे तो पछताएंगे। किस तरह से जो है ये कंटेंट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, कहीं से भी जो है इस कंटेंट से एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप कि बाद में बोलेंगे पढ़ाई तो की थी लेकिन जो है जो पढ़ा था वो नहीं आया। क्या करेंगे कि आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो सब क्लॉजेज में 6 फ्रीडम मेंशन किए हैं वो क्या है वो आप नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, ठीक है। आई ब्रिंग डेली वेरी वेरी यूजफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए न्यू व्यूवर्स है सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और सभी जो है व्यूवर्स है लाइक एंड शेयर। तो यहाँ से देखो आप कितना इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ मेंशन की है कि जो आर्टिकल 19(1) का जो एफ है ये था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन क्या हुआ जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, कभी पूछा जाए कि 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसमें क्या हुआ था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 19(1)F में, इसको जो है रिमूव कर दिया था। तो एक क्वेश्चन फिर बनता है अगर इसको रिमूव कर दिया था तो जो राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम रिमूव हुआ तो प्रेजेंट टाइम में ये किस आर्टिकल में रखा गया है, तो ये रखा गया है आर्टिकल 300A में। किसमें? 300A। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि ये कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है या कौन सा दूसरा राइट है, ठीक है। पढ़ा तो दिया मैंने, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A में है, लेकिन आप ज़रूर लिखें कि ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है या कुछ और है, ठीक। तो चलते हैं आगे, और यहाँ छोटा जैसा मैंने आपके लिए एक निमोनिक्स जैसा रखा है, आप याद कर सकते हैं, शाम आरपी, या शाम आरपी, तो शाम को ही मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आरपी इनमें आप याद रखें ऐसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 6 फ्रीडम थे, वैसे तो 7 थे, तो 1978 में एक जो है ये रिमूव किया एफ, तो अब बचे हैं 6, तो कौन से है, तो शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शाम आपने याद रखना है। आरपी से आप कुछ भी अपने मन में समझ लें, तो आप याद रखें एस से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबली, ए से एसोसिएशन, एम से मूवमेंट, आर से रेजिडेंस यानी कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं आप इंडिया में, और पी से प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय इत्यादि आप कर सकते हैं, राइट। तो फिर आगे चलते हैं आर्टिकल 20 की ओर, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक। फिर है, अच्छा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सब्सक्राइब करें, फिर भी बता सकता हूँ मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती आपसे नहीं करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। केवल जो है 3 सब्सक्राइबर है, मुझे हैरानी हो रही है कि कंटेंट आप कंपेयर कर सकते हैं अन्य जगह से भी, अगर अच्छा लग रहा है तो नेचुरल सी बात है आप वहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से देखें। तो अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप नहीं देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद आपको ये मेरी वीडियोज़ को ढूंढना पड़ेगा, ठीक। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी लाइफ की प्रोटेक्शन, और पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल जो आपकी स्वतंत्रता है, आज़ादी है, आर्टिकल 21 में। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि जो आर्टिकल 21A है उसमें किसका जिक्र है, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। लेकिन इसमें भी आपने एक चीज़ याद रखनी है, तो जो शिक्षा का अधिकार है ये ऐसा नहीं है कि आपके 6 से कहीं 18 कर दिया, 6 से 20, तो ये है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, राइट। फिर आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन किसके लिए, अगर अरेस्ट कर दिया और डिटेन कर दिया तो इसमें क्या है, आर्टिकल 22 आपको संरक्षण देता है, ठीक।
फिर है आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। यानी जो है जो हैजार्डस जो फैक्ट्रीज है कंपनीज है उनमें जो है लेबर इत्यादि से आप काम नहीं, ये आर्टिकल 24 में है। लेकिन 23 में आपने याद रखना है कि मानव तस्करी यानी आदमियों को जोर जबरदस्ती पकड़ करके या उनको बेचना, ठीक है, या फोर्स्ड लेबर काम करवाएं और मजदूरी ना दें, तो वो है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम निषेध। तो ये है वो जो मैं अभी बता रहा था कि जो हैजार्डस फैक्ट्रीज है या ऐसी कंपनीज है तो वहाँ पर जो हैजार्डस है वहाँ पर जो है आप चाइल्ड लेबर जो है उनसे आप काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजियस, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजियन, आप जो है रिलीजन को, आप किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो आपका जो धर्म है उसके आप कार्य कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियन, अगर आपने रिलीजियन के लिए जैसे दान इत्यादि दिया है और उस पर जो है क्या होता है कि टैक्स फ्री है, वो टैक्स नहीं लगता, तो आर्टिकल 27 ये बताता है। फिर है आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता है आर्टिकल 28 में। 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक है उनके जो हित है उनका संरक्षण करना है, ये है आर्टिकल 21 माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज 29। फिर है आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, यानी जो अल्पसंख्यक है उनको शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, आर्टिकल 30। ठीक है। फिर है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो है इसको रिमूव किया गया है। फिर है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन जो ये आर्टिकल 32 है ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक चीज आप ध्यान दें कि जो ये आर्टिकल 32 है इसमें जो रिट्स है, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्शोरेरी है, इनके बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेहतरीन कंटेंट मैंने अपलोड किया है, कर भी रहा हूँ, करता रहूँगा। तो इसलिए जो है बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर आप क्लिक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आर्टिकल 32 के अंडर जो 5 जो रिट्स है वो जो है मैं पहले ही उसकी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर कभी पर्टिकुलर आ गया कि आर्टिकल 32 क्या है, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर है आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई एफआर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में संशोधन की पार्लियामेंट के पास शक्ति है। मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, आर्टिकल 33। फिर है आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ, यानी कि मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर जो है क्या है, प्रतिबंध होता है। अगर मार्शल लॉ कहीं लग गया तो उस समय क्या होता है, ये आपको जो फ्रीडम है ये कुछ फ्रीडम जो है नहीं दिए जाते। तो ये कौन कौन से नहीं दिए जाते, क्या कारण है, क्या है, उसके बारे में मैं आने वाली जब मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में जो है बुक पढ़ाऊंगा तो उसमें ये करवा दूंगा। ठीक है। तो ये अभी जो मैं आर्टिकल्स की ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ ये 2-3 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। 395 जो आर्टिकल्स है ये कंप्लीट करवा दूंगा, और आपके पार्ट्स हो गए, भाग, शेड्यूल होगी, सूचियाँ, ये भी मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक। तो आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव अफेक्ट टू फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को प्रभावी कानून बनाने हेतु कानून, मौलिक अधिकारों को प्रभावी अगर बनाना है तो उसके लिए कानून होना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 35। ठीक है। फिर है आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, यानी डीपीएसपीज, डीपीएसपी 36 टू 51, इसके बारे में वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप जरूर देखें, लेकिन वो एमसीक्यू फॉर्म में है। ठीक।
तो आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36, और एक डेफिनेशन ऑफ स्टेट दूसरे आर्टिकल में भी थी जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, वो था आपका आर्टिकल 12। वो भी आप बिल्कुल याद रखें, भूले नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्किप मत करो वीडियो को, मैं अभी बताता हूँ आपको यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट 12, ठीक। और इससे अगला क्या है, आर्टिकल 36, ये भी क्या बताता है, ये भी बता रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर है, देखो याद करवा दिया, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 35, ये क्या, आर्टिकल 36, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेकिन जो 35 है ये लॉ होना चाहिए, इसके बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। फिर है आपका आर्टिकल 37, ये है एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इनका अनुप्रयोग। आर्टिकल 38, सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आर्टिकल 38। आर्टिकल 39, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की जो नीति है उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, ये आर्टिकल 39 में है। फिर है आर्टिकल 39 ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय होना चाहिए और निशुल्क जो है विधिक सहायता होनी चाहिए, ये है आर्टिकल 39 ए में। एक चीज फिर बताता हूं कि जो जो डीपीएसपीज है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ये ध्यान रखें, नॉन जस्टिसेबल क्या चीज़ है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरी वीडियोस को आप सीक्वेंस वाइज देखें, कॉन्सेप्ट आपके एकदम से बेहतरीन होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, सीरियल नंबर मैंने डाले हैं, आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है, करंट अफेयर्स की मैंने अलग से बनाई, डेली करंट अफेयर में 5 मिनट में बेहतरीन क्वेश्चन आप तक पहुँचाता हूँ, और उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। और ये जो है आपका पॉलिटी की जो सीरीज़ है, एम लक्ष्मीकांत है इसमें, एन सी आर टीज इंक्लूड है, तो इसकी भी बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जब जब वीडियोस पहले की जो पड़ी है वो आप सीक्वेंस में देख लें, और आगे जो है वो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचती रहेगी, और आप उसके बाद जो है रेगुलर रूप से देखते रहें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन करें और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचे। साथ ही साथ क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कि कौन क्या रिसोर्सेज है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, राइट। तो चलते हैं, ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड हो गया आर्टिकल 39 ए में। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स यानी ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 पंचायत्स। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, ये बोलता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड असिस्टेंस, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट स्टेट की वो जो है वर्क दे, एजुकेशन दे और सहायता करे, आर्टिकल 41। लेकिन एक चीज मैंने फिर बताई कि दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, राइट। ये 36 टू 51, राइट। फिर है आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि न्याय संगत और मानवीय कार्य दशाएं, ठीक। कंडीशन ऑफ वर्क 42, कंडीशन ऑफ वर्क 42। फिर है आर्टिकल 43, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स है, मजदूर है, जो श्रमिक है, उनको जो है इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वो जीवन निर्वाह कर सके, कम से कम वो जो है अपना जीवन निर्वाह कर सकते, अपना परिवार का पेट पाल सके, अपना पेट पाल सके। ये कौन बताता है, आर्टिकल 43। फिर है आर्टिकल 43 ए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, जो उद्योग प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भागीदारी, तो पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ठीक। तो ये है आर्टिकल 43 ए। आर्टिकल 43 ए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट, आर्टिकल 43 ए 43 ए, ठीक है, श्रमिकों के बारे में, ठीक है। लेकिन जो श्रमिकों की वेजेस है वो 43 बताता है, और जो पार्टिसिपेशन है वर्कर्स का इन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट में, ये 43 ए, कंफ्यूज आप ना हो। और ये आज आपने वीडियो देख ली तो 2-3 दिन के बाद
फिर से देखें इसको, ताकि बिल्कुल जो है आर्टिकल 1 टू 51 वेरी इंपॉर्टेंट जो ये आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, राइट? तो 2-3 दिन के बाद ये फिर जो चाहे थोड़ा स्पीड बढ़ा करके आप इनको रिवीजन करें, ठीक? फिर है आर्टिकल 43 बी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों को जो है प्रोत्साहन देना है, आर्टिकल 43 बी। तो 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर है आर्टिकल 44 यूसीसी, काफ़ी गर्म, अभी गर्म भी नहीं बोल सकते, एक क्या बोलते हैं, ये करंट मैटर है, करंट ये इशू है, बर्निंग इशू भी तो आप नहीं कह सकते। खैर, एक इम्पोर्टेंट आजकल ये जो आर्टिकल 44 का इशू आजकल कंटिन्यूस न्यूज़पेपर वगैरह में बना हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 यूसीसी। फिर आर्टिकल 45, वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये किसमें है? आर्टिकल 45। लेकिन इसमें कितना है? 0 से 6 साल। और उसमें कितना था आर्टिकल 21 ए में? उसमें था 6 टू 14 ईयर्स। ये आपने बिल्कुल याद रखना है, राइट? ये मानो आप बिलो 6 ईयर्स, वो है 6 से 14, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग में मैंने पूछा था आर्टिकल 45, आपको याद होगा जब वीडियो स्टार्ट की थी। तो अगर आपको नहीं पता था तो अभी पता चल चुका है, ठीक है? तो इतना फ़ायदा हुआ है आपको इन वीडियोस को देख करके, कितने क्वेश्चंस आपको लर्न हो गए, 2-3 दिन के बाद आपके दिमाग में ये बिल्कुल छप जाएंगे, ठीक है? फॉलो एज आई एम सेइंग फॉर द बेटरमेंट फॉर ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक? तो आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। तो SC ST और वीकर सेक्शन 46, SC ST एंड वीकर सेक्शन 46। फिर है आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण एवं स्वास्थ्य सुधारना। तो स्टेट की ड्यूटी है कि जो न्यूट्रिशन है आदमी की, लोगों की, जनता की, उसकी न्यूट्रिशन और हेल्थ को रेज करना, सुधारना। आर्टिकल 47, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन, आर्टिकल 47। फिर है आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48। तो 48 क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन, 48। फिर है आर्टिकल 48 ए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट 48 ए, यानी कि जो पर्यावरण है इसका संरक्षण करना है। तो ये है आर्टिकल 48 ए में, ठीक है? तो 48 हो गया एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और आर्टिकल 48 ए भी इससे मिलता जुलता मानो, ये कि जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करना, 48 ए। फिर है आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है? किसके? नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। कौन बताता है? आर्टिकल 49। फिर है आपके आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका जो है उसको कार्यपालिका से अलग करना, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या है? जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को से अलग करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट? आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51, ठीक? और जो आर्टिकल 51 ए है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो वो जो है इसका आंसर बिल्कुल इजीली दे सकता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले करवा चुकी है, वो भी प्लेलिस्ट में है, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कितनी थी और अब कितनी है, ठीक है? तो अब है टोटल 11, लेकिन पहले कितनी थी तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको नहीं पता वो जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है? और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से करते रहें। और एक शॉर्ट रिवीजन मैंने आपके लिए बनाया है कि ये क्या है, कि जो आर्टिकल 1 से 4 यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप, आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 36 से 51 DPSPs, और जो आर्टिकल जो 51 ए था वो क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाकी क्या बोलना, अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करो, और न्यू व्यूवर्स है सब्सक्राइब करो, राइट?